ओके गाइस, तो जैसे कि हम सबको पता है कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या कर रहा होता है। हमें एक आपके पास जो है वो मॉडल दिया होता है जिसके ऊपर हमारे मसल्स मूव करते हैं, मूवमेंट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट पूरी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो मूवमेंट होती है मसल्स की उसको जो है वो बोन की मदद से ही हम यहाँ पे मूव कराते हैं। दूसरा, आपको पता है कि यहीं पे आपके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि इसमें डिपॉजिट हुए होते हैं। आपका मिनरल आपकी बॉडी को भी दे रहा होता है, कैल्शियम वगैरह। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ऐसी नीच भी होती है जो कि मेटाबॉलिक स्टेम सेल्स को बनाती है और आपको ब्लड सेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बोन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो बोन में क्या होता है कि 35% जो होता है वो बोन में ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है, 35% जिसको यहाँ पे कहते हैं ऑस्टियोइड। ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट, ऑस्टियोइड। ठीक है, और 65% क्या होता है कि बोन के अंदर बाकी वाला जो है आप कह सकते हैं मिनरल कॉम्पोनेंट होता है। मिनरल कॉम्पोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। ये जो आपका हाइड्रोक्सिल एपेटाइट है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि बोन को जो सारी की सारी स्ट्रेंथ होती है वो यही हाइड्रोक्सिल एपेटाइट देता है, विच इज़ दी। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम 10PO4 6 है और इसके अलावा OH2 है। बायोकेमिस्ट्री में करते थे लेकिन यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। दो तरह की आपकी बोन होती है, वूवन बोन और लेवलर बोन। ठीक है, जो वूवन बोन होती है ना उसमें इरेगुलर हैप्पैजेड अरेंजमेंट होती है। मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आपके पास यूजुअली फ्रैक्चर के रिपेयर से या फिर बच्चों में जो बनती है वो वूवन बोन होती है। ये आपको नजर आ रही है, बहुत ही इरेगुलर हैप्पैजेड, दिस इज द वूवन बोन। जबकि जहाँ पे रेगुलरली कोलेजन फाइबर्स अटैच होते हैं ये आपकी लेवलर बोन होती है। ठीक है, तो ये आपके फीटल ग्रोथ में या फिर फ्रैक्चर रिपेयर में वूवन जो है वो बहुत बनती है। फिर सेल्स आपको पता है एक्चुअली ना 4 तरह के सेल्स होते हैं। नंबर 1 डू हैव द ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स वो होते हैं जो कि आपके पास यानी कि ऑस्टियोसाइट्स को गिव राइज देंगे। ऑस्टियोजेनिक सेल्स आगे से बनाएंगे आपके ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, एंड ऑस्टियोब्लास्ट विल गिव राइज टू द बोन, ये आपका बोन बनाएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स आप कह सकते हो एक तरह से स्टेम सेल्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में और ये आपका बोन बनाता है। जबकि जो आपके ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, अभी तक हमने 3 सेल की बात करी, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो आपके होते हैं ये मेंटेन करते हैं बोन के टिश्यू को। लास्ट में आपका आ जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट, और जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना ये आपकी उसकी रिजॉर्प्शन करते हैं। तो ये आपके सेल्स हो गए। ऑस्टियो मैं आपको पिक्चर्स भी साथ दिखा दूंगी इनको देखने के लिए कि होता कैसे है। हीमोसिस और रिमॉडलिंग का यहाँ पे ये सीन है कि नॉर्मली आपको पता है कि ना आपका, अगर मैं बात करती हूँ ऑस्टियोक्लास्ट की, ठीक है, जो प्रिकर्सर आपका ऑस्टियोक्लास्ट इज जस्ट लाइक अ मैक्रोफेज। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर होता है रैंक एल लाइगेंड, रैंक एल लाइगेंड। फॉर इंस्टेंस आप अज्यूम करो कि आपका प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट है, उसके ऊपर आपका रैंक एल लाइगेंड लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रैंक आपका ये लाइगेंड लगा हुआ, सॉरी रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, ये रिसेप्टर होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास ये जो रैंक रिसेप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आके इसका लाइगेंड बाइंड कर जाता है तो इन दोनों के इंटरेक्शन से प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट होता है, वो बोन की रिजॉर्प्शन करना शुरू कर देता है। और ये कौन लेके आता है? अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ पे इसको ऑस्टियोब्लास्ट ही लेके आते हैं। इस तरह के ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं और इनके पास यहाँ पे लगा होता है रैंक का लाइगेंड। ठीक है, तो यही जाके जब इससे लगता है तो आपके पास ये प्रिकर्सर जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सिमिलरली यही ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो कि सीक्रेट करता है ऑस्टियोप्रोटेग्रिन, ठीक है, जिसको OPG भी कहते हैं। जब ये OPG रिलीज करता है तो OPG क्या करता है कि वो इन दोनों के इंटरेक्शन को नेगेटिव यानी कि रैंक एल और रैंक इसके रिसेप्टर को इंटरेक्शन को तोड़ देता है। उसकी वजह से आपके पास ये दोनों दोबारा से डिटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ऑस्टियोप्रोटेग्रिन इवन के वो कहते हैं कि आपकी जो LRP6 और LRP5 होती हैं WNT सिग्नलिंग के थ्रू, ये भी आपके पास ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे वो कहते हैं कि आपका जो अगर हम बात करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन है और जो आपका इंटरल्यूकिन 1 है और जो आपके स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है, स्टीरॉइड्स, पैराथायरॉइड हार्मोन, इंटरल्यूकिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये दे एक्चुअली प्रमोट द ऑस्टियोक्लास्टिक डिफरेंशिएशन। ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्टिक डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं और बोन टर्नओवर को प्रमोट करते हैं। जबकि आपका जो BMPs होते हैं और जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये क्या करता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये जो होता है ना ये आपकी ब्लॉक करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की उसको तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो दिस इज बोन मेटालोप्रोटीनेसेस। तो BMPs जो सेक्स हार्मोन्स आपके ऑस्टियोक्लास्ट के डिफरेंशिएशन को डिक्रीज करते हैं, जबकि आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, इंटरल्यूकिन 1 जो आपके ये आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। कि बोन की जो कंजेनिटल एनोमलीज है ना वो 2 तरह की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। एक आपकी है डिसऑस्टोसिस और दूसरी आपकी है डिस्प्लेजिया। ठीक है, अब इसको आप समझ लो। डिसऑस्टोसिस का मतलब है कि अगर आपके पास लोकली आपके पास जो आपके जो कोलेजन है उसकी माइग्रेशन में या कंडेंसेशन में मीजनकाइम की माइग्रेशन या कंडेंसेशन में लोकल प्रॉब्लम आती है तो वो डिसऑस्टोसिस होती है। जैसे वो कहते हैं कि आपके पास अगर मीजनकाइम कहीं जगह पे नहीं गई, कोई डिजिट है जो कि एब्सेंट है ही नहीं, तो उसको एप्लेजिया कहेंगे, ये डिसऑर्डर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई सुपर न्यूमेरिक डिजिट आ गई है, हमने कहा ना कि मीजनकाइम की डिफरेंशिएशन में या उसकी कंडेंसेशन या माइग्रेशन में कोई मसला है, तो या तो सुपर न्यूमेरिक डिजिट आ गई वो भी हो सकता है, या 2 डिजिट फ्यूज हो गई सिनोस्टोसिस, तो वो भी आपका सारा डिस्प्लेजिया होता है। लेकिन सॉरी डिसऑस्टोसिस होता है। लेकिन डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया जो है वो एक ब्रॉड टर्म होती है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि आपका ग्लोबल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है बोन केयर कार्टिलेज की। जैसे आपके पास डिस्प्लेजिया की दो टाइप्स होती है, एक आपका होता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया और दूसरा आपका होता है थेनाटोट्रोपिक डिस्प्लेजिया। जो आपका एकॉन्ड्रोप्लेजिया होता है उसमें क्या होता है कि यू हैव अ रिसेप्टर विच इज नोन एज दी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3, ठीक है। ये जो रिसेप्टर होता है ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर रहा होता है आपकी एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ को। नॉर्मली ये आपके पास एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास इसमें गेन ऑफ फंक्शन मेलेशन हो जाती है तो एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपके पास इनहिबिट हो जाती है, और इसकी जैसे 90% केसेज जो होता है वो आपको पता है नी म्यूटेशन की वजह से होता है, जो कि पैटर्नल लिंक की वजह से होता है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, इसमें जो पेशेंट होता है ना उसके प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा शॉर्टन होते हैं, उसको कहते हैं राइजोमेलिया, उसकी एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा शॉर्टन होते हैं। मैक्रोसेफेली होती है, ठीक है, बहुत बड़ा हेड होता है, मैं साथ में पिक्चर लगा दूंगी। मैक्रोसेफेली होती है, बहुत बड़ा हेड होता है। इसके अलावा यू हैव दी ट्राइडेंट हैंड्स होते हैं, जीनोवेरो होता है, बोइंग ऑफ द टिबिया होती है, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया होता है, ठीक है, और आपके पास वो कहते हैं कि आपके और रूट ऑफ नोज में डिप्रेशन भी आती है। थेनाटोट्रोपिक डोप्लोप्लेजिया एक लीथल फॉर्म होती है, इसमें वो कहते हैं कि वो ऊपर तुमने बात की ना कार्टिलेज ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स के लेवल पे ही देयर डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट एंड डिसऑर्गेनाइजेशन का मसला होता है। इनमें भी माइक्रोमेलिक शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब होती है, बेल्सियम एब्डोमेन स्मॉल चेस्ट कैविटी, और इतनी ज़्यादा थोरेसिक कैविटी कम डेवलप हो जाती है कि इसी वजह से डेथ भी हो जाती है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आपको जो टाइप 1 कोलेजन डिजीज है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, इसमें वो कहते हैं कि टाइप 1 कोलेजन में आपके पास 3 तरह की चेंज होती है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ नहीं होती तो मिसफॉलिंग हो जाती है प्रोटीन की, और आपके पास जो है ना वो ये डेवलप कर जाता है डिजीज। ये ज़्यादा वहाँ पे डेवलप करता है जहाँ पे कोलेजन टाइप 1 ज़्यादा होता है, जैसे आपका पास स्क्लेरा है, आइज है, टीथ है, तो स्क्लेरा में ब्लू स्क्लेरा हो जाते हैं, पीछे से कोरोइड नजर आने लगता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, मिडिल ईयर में क्योंकि कोलेजन के प्रेजेंट होता है, डेंटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, सैपन टीथ और ब्लू येलो आपके पास टीथ हो जाते हैं। ऑस्टियोपेट्रोसिस इसको जहाँ पे मार्बल डिजीज में कहते हैं, इसमें क्या होता है, इस डिजीज में आपके पास बोन रिजॉर्प्शन जो है, जो बोन की रिजॉर्प्शन है वो कम हो गई। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास बोन की रिजॉर्प्शन कम हो गई है और वो कहते हैं कि डिफ्यूज स्केलेटल स्क्लेरोसिस जो है वो ज़्यादा हो गई है, रिजॉर्प्शन कम है, तो मसला कहाँ है, ऑस्टियोक्लास्ट में मसला है। तो यही होता है बेसिकली, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना ये एक आपके पास रिजॉर्प्शन पिट बनाते हैं, और उस पिट के अंदर क्या होता है, अच्छा मेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट जैसे भी बनता है, जब वो बनता है तो ये आपका एक मेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। ये क्या करता है कि ये मेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो यहाँ पे ये बोन की रिजॉर्प्शन पिट वही है, यहाँ से वो बोन से बन किया होता है। जब भी वो कभी एक्टिवेट होता है ना आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका प्री ऑस्टियोक्लास्ट था, और अब आपके पास ये जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट है किसी भी वजह से वो कहते हैं कि ऑस्टियोप्रोस्टेग्लैंड लाइगेंड विटामिन डी को आकर एक्टिवेट करता है, तो ये जब आपका मेच्योर बन जाता है तो इसका यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह ये बोन को फेस कराता है यहाँ पे रिजॉर्प्शन पिट बन जाती है, और वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक आपके ये तो आपको पता है कि मैंने न्यूक्लियस दिखाया कि आपके पास ये मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं, एक आपके जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं और दूसरा आपके जो लाइसोसोम्स होते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एसिड्स होते हैं, वो यहाँ पे रिलीज करते हैं, और जो लाइसोसोम होते हैं वो प्रोटीओलिटिक एंजाइम जो इस रिजॉर्प्शन पिट में रिलीज करते हैं। एसिडिक की पीएच होती है वो 4.5 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड यहाँ पे रिलीज होते हैं, और दूसरा प्रोटीओलिटिक एंजाइम आकर रिलीज होते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो डिसोल्यूशन करते हैं बोन सॉल्ट्स के, और आपके पास जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसके अलावा वो डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला जो पूरा एरिया होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आपका जो ऑस्टियोपेट्रोसिस है उसमें क्या होता है, रिजॉर्प्शन पिट नहीं बनती, तो आपके पास ये रिजॉर्प्शन नहीं होती, बोन स्टोन की तरह की जो हो जाती है लेकिन वो ब्रिटल हो जाती है, ठीक है। एसिडिफिकेशन यहाँ पे मसला ये होता है कि प्रोबेबली जो म्यूटेशन आती है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स में आती है जो कि इस पिट की एसिडिफिकेशन को मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पास एक म्यूटेशन है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2, और दूसरा आपके पास म्यूटेशन है T-SER-G1। इस जीन में म्यूटेशन होती है जिसमें ये बैक्टीरिया एटीपेज को इनकोड कर रहा होता है, जो कि एसिडिक पीएच ऑस्टियोक्लास्ट में और खासतौर पर रिजॉर्प्शन पिट में कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि नहीं होता। जो बोन बनती है उनमें मेडुलरी कैनाल भी नहीं होता, ठीक है। उस बोन में क्या होता है कि इट लैक्स मेडुलरी कैनाल, जो आपका मेडुलरी कैनाल होता है बोन में एब्सेंट होता है, ठीक है। नंबर 2 में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बल्बस एंड्स होते हैं बोन के, और बल्बस एंड को कहते हैं यहाँ पे एलन मेयर फ्लास डिफॉर्मिटी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो आप नर्व्स एग्जिट करी होती है उन नर्व्स में प्रेशर पड़ता है तो नर्व पेन होती है, ठीक है, और वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल फोरामिनास होते हैं, उनकी इस वजह से पेन होती है। नंबर 4 क्या होता है कि आपका जो हेमाटोपोइटिक मैनो होती है उस मैनरी कैविटी नहीं होती, तो हेमाटोपोइटिक सेल्स के लिए कोई भी रूम नहीं होता, ठीक है। आप कह सकते हो कि ब्लड सेल्स आपके पास कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपके पास जो बच्चे होते हैं ना उनमें क्या होता है कि बच्चों में डच होती है ल्यूकोपीनिया की वजह से, क्योंकि उनके लिवर और स्प्लीन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो आपके पास उसको कंपनसेट करे, और आपको पता है मेन काम जो ब्लड सेल का बनाना होता है वो बोन का होता है, लेकिन हेपेटो स्प्लीनोमेगली जरूर होती है जब आपके पास उनके दूसरा ऑर्गन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कंपनसेट नहीं कर पाते, तो बच्चों में तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो मेडुलरी कैनाल नहीं होती है, बल्बस बोन्स होती है, एलन मेयर फ्लास डिफॉर्मिटी, फोरामिनास जो है वो कंप्रेस होते हैं, नर्व पेन हो सकते हैं, ब्लड सेल्स आपके मेटाबॉलिक स्टेम सेल्स कम होते हैं, इसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगली हो जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपीनिया की तो बस थोड़ी सी बात होगी, जो मेजर बात होगी वो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात होगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक चीज़ आपको कौन से पता होना चाहिए, व्हाट इज पीक बोन मास। पीक बोन मास क्या होता है कि आपके पास एक बंदे का यंग एडल्टहुड में 20 ईयर्स ऑफ एज में जितनी भी मैक्सिमम बोन डेंसिटी होती है ना उसको हम कहते हैं पीक बोन मास, जो मैक्सिमम बोन डेंसिटी होती है। अब यहाँ पे आप देखो कि पीक बोन मास इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन ऑल्सो, कि वो अपनी डाइट में कैल्शियम ले रहा है, विटामिन डी ले रहा है कि नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं LRP5 में या फिर WNT पाथवे में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं है, और फिजिकल एक्टिविटी में, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लोड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा एज कम्पेयर टू लोड को साइकिल्स, और जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपकी बोन मास और मसल मास दोनों को ही बढ़ाती हैं। दो चीज़ें होती है जो कि पीक बोन मास को कम कर सकती है, एक होती है एजिंग और दूसरी चीज़ होती है मेनोपॉज। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एजिंग में क्या
होता है कि आपके ऑस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स की रेप्लिकेटिव एक्टिविटी ऐसे ऐसे कम हो जाती है, जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उनकी सिंथेटिक एक्टिविटी कम होती है, मैट्रिक्स के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है, और फिजिकल एक्टिविटी बंदे की ओवरऑल ही कम हो जाती है। ओल्ड एज में कहाँ किसी से काम होता है। तो रेप्लिकेटिव एक्टिविटी, सिंथेटिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सारी चीज़ें कम होती हैं। मेनोपॉज में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज सीरम ईस्ट्रोजन, ठीक है, आपका मेनोपॉज में डिक्रीज सीरम ईस्ट्रोजन होता है। इसके अलावा देयर इज इंक्रीज इंटरलॉकिन 1, इंटरलॉकिन 6 और TNF लेवल्स, एंड देयर इज इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द रैंक एंड रैंक एल, ठीक है, एंड देन यू हैव द इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है, तो उसको यहाँ पे हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ये सारा कुछ हो गया, तो दैट इज, ठीक है। इसको यहाँ पे कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोप्रोसिस, और उसको यहाँ पे हम कहते हैं जो मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोप्रोसिस होती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, हाँ, मेनोपॉज में क्या कॉज थे? मेनोपॉज में कहा था कि नॉर्मली पता है क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन की ये कहानी है कि मैंने ये बताया था कि जब आपका प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट पे जो रैंक रिसेप्टर होता है वहाँ पे रैंक का लैगिंग आके लगता है तो वो एक्टिवेट होता है। ईस्ट्रोजन उस रैंक और रैंकल की इंटरेक्शन को भी कम करता है, और ईस्ट्रोजन OPG को बढ़ाता है, ऑस्टियोप्रोस्टैग्लैंडिन, जो कि फर्दर रैंक और रैंकल की इंटरेक्शन को कम करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन ओवरऑल ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको कम करा रहा होता है। जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, एक तो ये कहते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी, और जो रैंक और रैंकल का इंटरेक्शन वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा, जब एस्ट्रोजन कम होता है तो कुछ आके बस ये साइटोकाइन्स भी रिलीज आते हैं, वो भी इन्हीं दोनों चीज़ों पर एक्टिवेट करते हैं। तो ये तो एक होगा आपका सेनाइल ऑस्टियोप्रोसिस, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं लो टर्नओवर ऑस्टियोप्रोसिस। यहाँ पे हाई टर्नओवर ऑस्टियोप्रोसिस होता है क्योंकि यहाँ पे बोन फॉर्मेशन और बोन रिसॉर्प्शन दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, बट बोन रिसॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो हमने ये बात कर ली। जब होता क्या है, नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर किसी का भी जो बोन, आपका जो बोन मास है दैट इज +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं नॉर्मल, इसको यहाँ पे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अगर किसी का बोन मास जो है, जो पीक बोन मास है, ठीक है, वो 2.5 यहाँ पे जो आपका मीन पीक बोन मास होता है, जो उससे आपके पास 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका अगर जो है ना है बिलो द मीन पीक बोन मास, ठीक है। अगर आप कह सकते हो कि जो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उससे कम है, ठीक है ना, लेस देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन पीक बोन मास, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं, बल्कि आप यहाँ पे इस वाले जो इसको यहाँ पे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अगर उसका जो मीन पीक बोन मास है उससे 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और अगर उसका 1.5 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मीन पीक बोन मास से, मीन पीक बोन मास, तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे ऑस्टियोपीनिया, ठीक है। तो नंबर 1, अगर आपका मीन पीक बोन मास से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, आप कह सकते हो कि तो उसको यहाँ पे नॉर्मल बोन मास कहते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है वो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उसको यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, अगर आपके पास 1.5 to 2 कम है तो वो ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉर्मली हमने बताया कि जो हमने बता दिया ना कि जब आपके पास मैक्सिमम बोन स्ट्रेंथ आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि बंदे की हर साल में 0.7% जो बोन मास होता है वो कम होती जाती है। एज रिलेटेड क्या चेंजेस होती है, वो होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट की प्रोलिफरेटिव और बायोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है इसको टू यंगर इंडिविजुअल, तो इसमें क्या होता है कि बोन बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको यहाँ पे सेनाइल ऑस्टियोप्रोसिस या लो टर्नओवर ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। फिर ओल्ड एज में ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, आपका मैकेनिकल फोर्स होता है जो कि नॉर्मली बोन की रिमॉडलिंग को भी यानी क्या कहते हैं स्टिमुलस होता है बोन की रिमॉडलिंग का, तो वो कम हो जाती है, ठीक है। बाकी मैं बताया था कि लोड ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। आपको ओल्ड एज में तो लोड ही बंदा नहीं उठा सकता, साइकिल जितने मर्जी हो, ठीक है। जनरेटिव फैक्टर्स में LRP5 WNT पाथवे में म्यूटेशन हो सकती है, कैल्शियम म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है फीमेल्स को, यंग गर्ल्स को, क्योंकि 40% जो फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है वो डेवलप करती ही है एस्ट्रोजन कम होने की वजह से, जिनके बाद उनको बाद में एस्ट्रोजन देनी पड़ती है। लेकिन एस्ट्रोजन आपको पता है देने के नुकसान होते हैं, DVT हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह ये कॉज आ सकता है, इवन के कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये इस वजह से हमें नहीं देने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टाइम से पहले ही वो कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स अपने नॉर्मल रखिए, ठीक है। फिर हम वही हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है कि आपके पास जिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे 0.7% आपका जो है वो बोन मास कम होता रहता है यहाँ पे एजिंग में, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद 2% कॉर्टिकल बोन और 9% मेनली बोन का मास जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। वजह यही है कि आपको पता है कि बोन रिसॉर्प्शन बोन फॉर्मेशन दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन बोन रिसॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो इसको हाई टर्नओवर ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन जब कम होता है तो ये जो आपके इंटरमीडिएट सर्कल्स इंटरलॉकिन 6 वहाँ पे आते हैं और ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये रैंकल की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये OPG की एक्टिविटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करती हैं। मॉर्फोलॉजी हम देखते तो होता यही है कि आपके पास नॉर्मल बोन होती है, बट ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, इसकी डिक्रीज इन द क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। हमने कहा था कि पूरा स्केलेटन इफेक्ट होता है, लेकिन आपके पास यूजुअली जो फीमेल्स होती है उनमें जो यूजुअली कहीं भी जो ओल्ड एज में होते हैं तो वेट बेरिंग जो एरियाज होते हैं, जैसे स्पाइन है, वर्टेबल बॉडी है, फीमेल है, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे आपको देखो यहाँ पे ये किसी फीमेल्स हैं, उसमें क्या है कि आपके पास जो कैंसरस बोन है उसका जो कंपार्टमेंट है वर्टिबल बॉडी का, उसका जहाँ पे सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कितनी थिन ट्रैवकुलर पेट्स हैं और उनके दरमियान कोई इंटरकनेक्शंस भी नहीं है, बिल्कुल लूज हो गया और ऑब्वियसली देयर प्रोन टू रप्चर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर वर्टिबल कोलैप्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है आपको बताइए, थोरैसिक और लंबर रीजन की जो वर्टिबल बॉडीज होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, इस वजह से लंबर लॉर्डोसिस और काइफोस्कोलोसिस हो सकती है। और अगर आपके पास इमोबिलिटी हो जाती है फीमेल या नेक पेल्विस के स्ट्रक्चर की वजह से, तो फिर बैठे रहने की वजह से पल्मोनरी एम्फिज़िमा और निमोनिया हो सकता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए वो कहते हैं कि रेडियोग्राफ में आप तभी डायग्नोस करते हो अगर 30 to 40% बोन मास हो चुका हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पे डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री और क्वांटिटेटिव कंप्यूटेशन
इंटरेस्टोमोग्राफी यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट में हम बिसफॉस्फोनेट्स और इसके अलावा जो रैंकल के खिलाफ जो बिसफॉस्फोनेट्स होता है वो क्या करते हैं, वो भी रैंक और रैंकल के इंटरेक्शन को कम कराते हैं, और दूसरा हम रैंकल के खिलाफ एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं जिसका डिनोसिमाब, ठीक है। तो यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट्स और डिनोसिमाब यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये बात अगर आपने अभी तक रटी नहीं तो रट लें कि जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स चिल्ड्रन में आर आता है, रिकेट्स में आर आ रहा है, ठीक है, बल्कि चिल्ड्रन में और रिकेट्स में दोनों में आर और सी इकट्ठे आ रहा है। तो आपके पास रिकेट्स जो है वो बच्चों में विटामिन डी की वजह से जो बोन की मैनिफेस्टेशन आती है वो रिकेट्स होती है। बच्चों में क्या होता है कि नई बोन बन रही होती है, तो जब आपके पास नई ग्रोथ प्लेट बन रही होती है वो मिनरलाइज्ड ही नहीं बनती, तो ऑब्वियसली उनकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वो बहुत ब्रिटल टू ब्रेक होती हैं, ठीक है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि मैंने बताया कि बोन टर्नओवर का प्रोसेस तो हर वक्त चल रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक पिछली दफा जब बोन टर्नओवर हुई थी तो आपके पास वो मिनरलाइज मैट्रिक्स था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब दूसरी दफा बोन टर्नओवर हो रही है मैट्रिक्स मिनरलाइज नहीं है क्योंकि विटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से फिर बड़ों में एडल्ट्स में ओल्ड रिमेंबर फ्रॉम ओल्ड एडल्ट्स ओ फॉर ऑस्टियोमलेशिया, तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जो कि सॉफ्ट बोन हो जाती है बड़ों में, ठीक है, अनमिनरलाइज मैट्रिक्स की वजह से। नाउ हाइपरपैथायरॉयडिज्म जिसमें पीटीएच की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीटीएच पता क्या करता है, पीटीएच जो है वो इनडायरेक्टली क्या करता है कि वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे कि जो पीटीएच होता है ना वो जाके आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट से रैंक एल ज़्यादा रिलीज कराता है। जब रैंक एल ज़्यादा रिलीज होता है तो वो ज़्यादा जाके ऑस्टियोक्लास्ट में बाइंड करते हैं, ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। तो पीटीएच क्या करता है कि ऑस्टियोपेनिया नेचुरली ही कॉज कराता है। दूसरा पीटीएच का यानी कि 3 काम है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाना, दूसरा कैल्शियम को किसी भी तरीके से ब्लड में ज़्यादा करना, और तीसरी चीज़ें करता है इट इज़ अ फॉस्फेट थ्रशिंग हार्मोन, ठीक है, फॉस्फेट को बॉडी से बाहर निकालता है। यहाँ पे बोन्स में क्या करेगा कि बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि इसने कैल्शियम के लेवल को ब्लड में नॉर्मल कराना है। तो ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स है कैल्शियम बोन के अंदर उसको जो है वो डिग्रेड करता है ताकि कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो। किडनी भी उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है। विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ताकि विटामिन डी गट से इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करे, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम किस वजह से करे ताकि विटामिन डी के लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो। तो पीटीए जो है वो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में नॉर्मली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नॉर्मली मैंने बताया कि जब पीटीएच बढ़ता है ना और कैल्शियम की वजह से बढ़ता है तो एक्सेस कैल्शियम ही पीटीएच को नेगेटिवली रेगुलेट कर देता है कि बस ठीक है अब बहुत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी या प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी में खासतौर पे विटामिन डी के ज़्यादा होने की वजह से या एसिडोसिस की वजह से और भी वजह होती है हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से ये फिर आगे बस अपने नॉर्मल लेवल पे कैल्शियम की वजह से नहीं आता। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें कॉस्ट आता है, ऑस्टियोपोरोसिस, एक होता है आपका ब्राउन हेमरेज, और बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है ना, जब ऑस्टियोपोरोसिस हमें बताती है कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो उसकी वजह से सेंट्रल में ना आपकी बोन बिल्कुल सेंट्रल में से खाली हो जाती है, इसको कहते हैं रियल ट्रैक्स, ठीक है, रियल ट्रैक्स जो प्रॉब्लम आती हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ब्राउन ट्यूमर्स बनते हैं और ऑस्टियाटिस फाइब्रोसिस का सिस्ट का वर्स्ट फॉर्म होती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा होती है फेलेंजिस में, वर्टेब्रा में और प्रॉक्सिमल फीमर में, ठीक है। अब ये मैं दिखा रही हूँ फीमर में, ये आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस हुई है, ठीक है। अच्छा ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं ना वो होता क्या है कि ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो टनल करते हैं इनटू द बोन और वो सेंटर वाले एरिया में डायसेक्ट करते हैं, खासतौर पर जो सेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पर डायसेक्ट करता है, वहाँ पर जाके जो आपका बिल्कुल उसको होता है ना आपका सेंट्रल एरिया उसको यू नो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्रैबेकुली वो स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं रेल रोड ट्रैक्स, ठीक है। ये रेल रोड ट्रैक्स इट इज आल्सो नोन एज डायसेक्टिंग ऑस्टियाइटिस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इंजरी से हुई होती है तो वहाँ पे फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू जो है वो आके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विद द ऑस्टियोक्लास्ट बोरिंग इनटू द सेंटर ऑफ द ट्रैबेकुली रिजेम्बलिंग अ ट्रेन ट्रैक, ठीक है। ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्ट आपको मल्टी न्यूक्लियर सेल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उस जगह पे ऑब्वियसली जहाँ पे थोड़ी सी इंजरी होती है तो वहाँ पे पेरीवैस्कुलर फाइब्रोसिस या उसको यहाँ पे हम पेरीट्रैबेकुलर फाइब्रोसिस कहते हैं, तो वो तो हो सकता है। तो नंबर 1 ये चीज़ होती है। नंबर 2 यहाँ पे क्या होता है कि अब बोन इतनी ब्रिटल हो जाती है तो उसकी वजह से हेमरेजेस बन सकते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं। जब हेमरेजेस होते हैं माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि वो ब्राउन कलर की हो जाती है जगह, क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलरिटी बढ़ गई है, वहाँ पे हेमरेज हो गया, वहाँ पे हीमोसिब्रिन भी निकल जाता है। तो इस तरह का आपको ब्राउन ट्रीटमेंट नजर आता है। नंबर 2 ये हो गया कि आपके पास नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, रेल ट्रैक्स के आपको वो नजर आती है, डायसेक्टिंग ऑस्टियाइटिस हो गया। नंबर 2 पे हेमरेज की वजह से वेस्कुलरिटी की वजह से हीमोसिब्रिन की वजह से ब्राउन कलर की ट्यूमर बन जाता है। नंबर 3 क्या होता है वही आपके पास जो पेरीट्रैबेकुलर फाइब्रोसिस थी। तो जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है कि बोन सेल एक्टिविटी यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है, पेरीट्रैबेकुलर फाइब्रोसिस है और ब्राउन ट्यूमर जिसको यहाँ पे हम ऑस्टियाटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका कहते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द बोन जिसको यहाँ पे हम ऑस्टियाटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बनता है जिसमें वो कहते हैं कि जो पेशेंट है वो न्यूरॉन फेसिस के साथ आया और उसकी एंटीरियर बोइंग ऑफ द फ्रैक्चर्स है, उसको सॉरी एंटीरियर बोइंग ऑफ द बोन्स है, फ्रैक्चर्स भी है और बहुत ज़्यादा पेन भी होती है। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये बिगेस्ट डिजीज मोस्ट कॉमनली होता है। ये एक आपका ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन बनती तो ज़्यादा है, बोन वैसे तो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है बोन, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज और वो स्ट्रक्चरली अनसाउंड बोन होती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। एक होता है इनिशियल ऑस्टियोलिटिक स्टेज जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। एक मिक्स्ड ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों इक्वल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, बट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की थोड़ी सी प्रीडोमिनेंस होती है क्योंकि आपको पता है कि जो इससे नेक्स्ट फेज है उसमें आपको इंक्रीज बोन मिलेगी। और जो नेक्स्ट फेज होता है उसको कहते हैं हम है फाइनल बर्न आउट क्विसन ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज, ठीक है। आपकी जो बोन्स होती है ना वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन आपको डेंसिटी नजर आती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे फीचर आपको इस स्लाइड में नजर विच इज द एंटीरियर बोइंग ऑफ टिबिया या फीमर आपको नजर आएगा ना, तो वो जब फिर आपको कोई सिनेरियो में कहेगा तो वो मोस्ट कॉमनली पेगेज डिजीज ही होगा और इंक्रीज बोन मास भी साथ, ठीक है। अच्छा अब इसकी ये मैं अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्टिक जो फेज है, सॉरी ऑस्टियोलिटिक फेज। ऑस्टियोलिटिक फेज में आपको नजर आ रहा है कि ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है और ऑस्टियोब्लास्ट बहुत कम है, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन पे बना के बोन को रिजॉर्व करना शुरू कर देते हैं। सेकंड स्टेज आती है इसमें ऑस्टियोब्लास्ट भी जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी
ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बोन को ले करते हैं। लेकिन अब देखो जो नई बोन नजर आ रही है वो कैसी नजर आ रही है, वो इरेगुलर सी जिक्सॉ पजल में आपको जो इनमें सीमेंट लाइन नजर आ रही है वो एक दूसरे को एपोजिशन में है। जो सीमेंट लाइन है ना वो इरेगुलर सी बोन को एक दूसरे में एपोजिशन में लेके आ रही है। और नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेजेस जिसमें ढेर सारी बोन आ गई है। पैथोजेनेसिस में कहते हैं कि 50% केसेस में ना, अच्छा इसमें पैथोजेनेसिस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस में आपने सबसे मैंने बात करती हूँ इसका जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो क्या है। उन्होंने कहा कि आपका 60% आपके जो 50% केसेस होते हैं और अगर बस 10% 50% आपके जो फेमिनियल केसेस 10% स्पोरेडिक केसेस, ठीक है। 50% आपके जो फेमिनियल केसेस होते हैं और 10% आपके जो स्पोरेडिक केसेस होते हैं उनमें म्यूटेशन होती है इन दी SQSTM1। SQSTM1 का करता है, मैंने बताया था कि आपके पास नॉर्मली जो प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट होता है ना उनके अंदर होता है न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा, और न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा जब एक्टिवेट होता है तो आपके पास रैंकल का रिसेप्टर लगता है। जितना ज़्यादा रैंक का रिसेप्टर लगेगा उतना ज़्यादा आपके पास रैंका के बंद करेंगे। तो SQST1 जो है वो इसको इंक्रीज करा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी म्यूटेशन इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए तो NF के बीटा ज़्यादा एक्ट करेगा, या फिर अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि जो आपका रैंक लाइगेंड है उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास जो OPG है जो कि इनके इंटरेक्शन को कम करा था उसमें आपके पास लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, तो जो ये जेनेटिक कॉम्पोनेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट भी प्रेजेंट होता है जिसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कुछ एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वायरसेस, कुछ वो कहते हैं कि आपके पास मीजल्स या आपके जो RNA वायरसेस होते हैं जब वो क्या करते हैं कि वो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ना उसकी विटामिन D सेंसिटिविटी को ऑल्टर कर देते हैं, विटामिन D सेंसिटिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट को ऑल्टर कर देते हैं। तो आपके पास जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, वायरसेस है, और वो जो कहते हैं कि इंटरलेकिन-6 आपके पास कुछ आपके पास इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्फोलॉजी में देखो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो होता है ना ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलियट फेज होता है वहाँ पे आपके ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि मल्टी न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, उसमें मोर देन 100 न्यूक्लिया हो सकते हैं, रिजॉर्प्शन पिट्स आपको नजर आती हैं। और यहाँ पे आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्लेरोटिक बोन नजर आना शुरू होती है। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं छोटे छोटे और स्क्लेरोटिक बोन नजर आना शुरू होती है। लेकिन जो हॉलमार्क आपको नजर आता है, जो मेन चीज़ जिसमें डायग्नोसिस करते हैं वो आपको बस ये वाला फेज होता है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फेज, जहाँ पे आपको मोज़ेक पैटर्न, जिक्सॉ पजल पैटर्न और ये वाला अपीयरेंस नजर आ रही होती है। आपको ये बोन नजर आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि कुछ सीमेंट लाइंस है और क्रैकिंग है इन बिटवीन और मोज़ेक पैटर्न है। ये भी आपका पेगेज डिजीज होता है, ठीक है। पेगेज डिजीज के अलावा आपको पता है कि अच्छा ये जो जिक्सॉ पैटर्न होता है इसके अलावा आपको बिलियरी सिरोसिस में जो होता है सिलिंड्रोमा जो कि स्किन का एक ट्यूमर होता है उसमें मिल सकता है। और तीसरा आपको यहाँ में मिलता है पेगेज डिजीज में। पेगेज डिजीज के अलावा होता है ब्रेस्ट और वल्वा में होती है, वहाँ पे उसको सेपरेट करके वहाँ पे आपको स्किन टिश्यू भी नजर आएगा। तो हमने यही बताया था कि आपको यहाँ पे आपको सीमेंट लाइन नजर आती है और ठीक है। आपको जिक्सॉ पजल पैटर्न में यहाँ पे क्या होता है कि जो सीमेंट लाइन होती है वो हैप्पैज़र्डली ओरिएंटेड लेमिनेट बोन को अरेंज करे होते हैं, ठीक हो गया। ये आपने बताना है। अब इसके इंपॉर्टेंट जगह क्लिनिकल फीचर, क्योंकि क्लिनिकल फीचर पे आपका डायग्नोसिस निकलती है। इट कैन बी मोनोस्टोटिक और पॉलीओस्टोटिक। मोनोस्टोटिक का मतलब होता है कि हो सकता है ये सिर्फ एक बोन को इन्वॉल्व करे, और पॉलीओस्टोटिक की ज़्यादा % केसेस में होती है, ठीक है, 85% केसेस में। फिर मैंने बताया कि इट कैन ऑल्सो बी कि आपके पास ये एक्सोस्केलेटन को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। अच्छा 80% केसेस में आपका एक्सोस्केलेटन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। दूसरा पेन इसकी वजह से होती है, पेन की होती है माइक्रो फ्रैक्चर की वजह से और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व नोड्स पे कंप्रेशन जो पड़ता है उसकी वजह से। इसके अलावा इसमें हो जाता है यू हैव दी लियोनटियासिस ओसिया, लियोनियन फेसेस हो जाती है। ये आपको बोन की ही पिक्चर में दिखा रही हूँ जिसमें बोन देखे इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है और बंदे का है इतना हैवी हो जाता है कि वो इरेक्ट पॉस्चर में उसको सीधा भी नहीं कर सकता। दूसरा वो कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे आपकी स्कल बेस बहुत ज़्यादा फ्लैटन हो जाती है, वीक हो जाती है और इन्वेजिनेशन हो जाती है स्कल बेस को यहाँ पे कहते हैं प्लेटी बेस या, और कंप्रेशन हो जाती है पोस्टीरियर फोसिया की। इसके अलावा क्या होता है कि जो फीमर और टिबिया होती है इनकी एंटीरियर बोइंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो दोनों बोन है सारा आपकी बॉडी का वेट बेयर कर रहे होते हैं, तो इनकी एंटीरियर बोइंग हो जाती है। और एंटीरियर बोइंग जब इवेंचुअली हो जाती है तो बाज़-औक़ात अब मैं बताऊंगी कि एंटीरियर बोइंग की वजह से ना वही जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, और जब जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा होता है। सिमिलरली आपके पास ये जो बोन्स होती है, मैंने बताया कि आपके पास ये जो बोन्स है ना ये ज़्यादा तो हो गई हैं इन थिकनेस, बट जो बोन्स होती हैं वो हैप्पैज़र्ड अरेंजमेंट है, वो ब्रिटल है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो चॉपस्टिक की तरह टूट जाती है। तो उसको चॉपस्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। चॉपस्टिक फ्रैक्चर जो है ना वो इस तरीके का आपका हो जाता है इन बोन्स के अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा होती नहीं है वो। और दूसरी मैंने बताया कि आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से क्या हो सकता है कि अगर आपके पास मतलब वो जो कॉलम है वर्टिब्रल कॉलम उसमें भी इंजरी हो सकती है। तो आपके पास यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पे लॉर्डोसिस जो होती है वो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, काइफोसिस आपकी बैकवर्ड बेंडिंग होती है, और स्कोलियोसिस होती है कि आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो आप पीछे से देखो तो वो किसी साइड वेज बेंड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ होता है, ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू एनी ट्यूमर लाइक कंडीशन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉलीऑस्टियोटिक खास तौर पे बोन है तो ट्यूमर लाइक कंडीशन में भी टर्न कर सकती है। ओके ना, फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर आपके पास बोन की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से या किसी मैकेनिकल इंजरी की वजह से बोन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। कैन बी सिंपल जहाँ पे स्किन इंटैक्ट होती है ऊपर। कंपाउंड में क्या होता है कि फ्रैक्चर स्किन के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेटेड में उसकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बोन के बन जाते हैं, और डिस्प्लेस में जो दोनों एंड्स होता है ना फ्रैक्चर साइड की वो अलाइन नहीं होते। स्ट्रेस में वो होता है कि इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बोन होती है वो सब्जेक्टेड होती है टू द रिपीटेटिव लोड्स, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि जिसमें एंटायर बोन जो होती है ना पार्शियली थ्रू द बोन आपके पास फ्रैक्चर एक्सटेंड करता है, पूरी बोन में नहीं होता फ्रैक्चर, ठीक है। और पैथोलॉजिकल मैंने कहा था कि किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से। अच्छा अब आपको पता है कि मैंने बताया कि जो हीलिंग होती है फ्रैक्चर की उसमें होता है कि सबसे पहले आपके पास ब्लड वेसल्स जो है ना एक जगह पे, फॉर एग्जांपल आपके पास दो इसके एंड सेपरेट हो गए तो सबसे पहले एंड पे ब्लड वेसल्स बनती हैं, और ब्लड वेसल्स मतलब यहाँ पे सॉरी रप्चर करते हैं, हीमाटोमा बन जाता है जो कि ऑब्वियसली जो दो बोन इंजरीज होती हैं, दो गैप्स होते हैं उनको फिल कर रहा होता है। एक फिब्रिन मैश होता है जो कि
सील ऑफ हो जाता है साइड पर, वो स्कैफोल्ड सर्व करते हैं जहाँ पे इन्फ्लक्स होता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, कैपिलरीज आती है, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, ये सारे आके सेक्रीट करते हैं प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर, जो कि आपके पास जो वहाँ पे सराउंडिंग में जो पेरियोस्टियम होता है उसके अंदर जो ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू और बोन की डेपोजिशन करे। सो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक वो कहते हैं वहाँ पे एक सॉफ्ट कैलस बन जाता है जिसको यहाँ पे प्रो कैलस भी कहते हैं। 2 वीक्स के एंड पे वहाँ पे एक बोनी कैलस बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बोन रिकवर करती है। अच्छा, यहाँ पे जो पहले बोन बनती है ना वो वूवन बोन होती है आपके पास, मतलब आपको मैंने पहले बताया था ना कि फ्रैक्चर साइड पे वूवन बोन बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको, अच्छा उसके बाद हम ये भी होता है कि जो कॉन्वर्सेस होते हैं वो भी वहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज हाइलन कार्टिलेज जो है वो डिपॉजिट करते हैं। ऐसे ऐसे जब आप उस बोन को स्ट्रेस को सब्जेक्ट करते हो तो फिर क्या होता है कि वो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो अलाइनमेंट हो जाते हैं, वो लेवलर बोन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि हमें बताया था कि जब भी किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसको कहते हैं कि वो इमोबलाइज रखे उस जगह को, क्योंकि अगर वो इमोबलाइज नहीं रखता तो इनएडिक्वेट इमोबलाइजेशन की वजह से जो प्रो कैलस होता है उसको वो मूव करेगा, तो हो सकता है उसमें डिसयूनियन या नॉन यूनियन हो जाए, और हो सकता है कि उसके अंदर सिस्टिक स्पेसेस बन जाए, उन सिस्टिक स्पेसेस में साइनोवियल सेल्स आके लाइन कर दे और वहाँ पे सूडो गाउटी सूडो आर्थराइटिस बन जाए। अगर आप उसको सिर्फ इस वजह से कि अगर आपने जो जहाँ भी फ्रैक्चर है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के बाजू में फ्रैक्चर हुआ है और वो फिर भी बाजू यूज किया जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको इमोबलाइज रखें। फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि फ्रैक्चर साइड पर उस फ्रैक्चर साइड का इन्फेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है, और मैलन्यूट्रिशन की वजह से और भी स्केलेटल डिस्प्लेसिया वगैरह और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका ऑस्टियोमाइलिटिस में। व्हाट इज ऑस्टियोमाइलिटिस? इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन एंड बोन मैरो, ठीक है। ये जो होता है ना, आपको कहते हैं कि वैसे तो सेकेंडरी डिजीज की वजह से भी हो सकता है कि बॉडी में कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन चल रहा था फिर आपके पास ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफन ये प्राइमरी आपको जो है वो फोकस होता है। तो दो सबसे लिए हमारे इंपॉर्टेंट आपका पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है, दूसरा आपका होता है माइकोबैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलिटिस जो कि टीबी की सिनेरियो में होता है। अब जो पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस के 3 रूट ऑफ स्प्रेड होते हैं, एक आपका होता है हेमाटोजेनस, दूसरा आपका होता है एक्सटेंशन जो कि किसी कंटेजियस साइट से आया है, और तीसरा डायरेक्टली इंप्लांटेशन हो गया किसी कंपाउंड की वजह से या सर्जरी की वजह से। कि जी आइडिया मैंने आपको दे दिया कि आपके पास ब्लड के थ्रू या फिर किसी भी डायरेक्टली एक्सटेंशन की वजह से या कंटेजियस रूट से यहाँ पे आपका जो है वो क्या आ जाता है, आपके इस जगह पे इन्फेक्शन आ जाता है। मीनी चीज़ क्या होती है कि आप जो बोन है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया, बोन और बोन मैरो में, ठीक है। अब जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन जो होता है ना, चिल्ड्रन में हमने बताया कि जो मेन रूट होता है वो होता है हेमाटोजेनस रूट, ब्लड से ज़्यादातर आता है हेमाटोजेनस रूट, जबकि एडल्ट्स में पता है क्या होता है एडल्ट्स बड़े पंगे लेते हैं, तो उनमें ज़्यादातर क्या हो सकता है, उनमें फ्रैक्चर्स बड़े ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर्स ओपन हो सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि आपके पास डायबिटिक फीट के इन्फेक्शन बड़े कॉमन होते हैं, ठीक है, डायबिटिक फीट के इन्फेक्शन हो सकते हैं एडल्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो आपने जैसे कि जब मैंने पिक्चर सर्च की ना तो कितने ज़्यादा जो है वो आपके पास इन्फेक्शन जो है वो फीट के आ गए कि फीट में आपका ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, फुट में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बड़ों में कॉज होती है जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स, क्योंकि आपको पता है कि एडल्ट्स में ही सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, तो एडल्ट्स में इसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं दैट कैन बी द कॉज, ठीक है। बच्चों में हेमाटोजेनस रूट और एडल्ट में फ्रैक्चर्स और डायबिटिक फुट और सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है किस तरीके से, तो हमने चीज़ रखनी है कि अगर आपके पास वो जो कल्चर है उसमें ग्राम पॉजिटिव कल्चर है तो यहाँ पे स्टैफ और 80 to 90% को कसमें होता है। अगर कोई जेरेंटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी बंदे को और आईवी ड्रग अब्यूजेस है तो उसमें ई कोलाई, क्लेब्सियला और सूडोमोनास जो है वो बहुत कॉमन पैथोजेंस होते हैं। अगर किसी का इन्फेक्शन का डायरेक्ट स्प्रेड हुआ है, सर्जरी है या ओपन फ्रैक्चर की वजह से, तो मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नियोनेटल पीरियड में हेमोफिलस इन्फेक्शन और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत कॉमन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि सिकल सेल डिजीज के लोगों में साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बताया कि आपके पास अक्यूट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अक्यूट में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होती है और वहाँ पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन के अलावा आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपके ना वो नेक्रोसिस शुरू हो जाती है बोन सेल्स की, उसके अलावा मैरो की 48 आवर्स के अंदर। अब मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो बोन के अंदर रेडियली भी स्प्रेड करता है और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनली भी स्प्रेड करता है पूरे हेवर्जन सिस्टम में। अब बच्चों में क्या हो जाता है कि देखो पेरियोस्टियम और जो होता है ना कॉर्टेक्स, उसके दरमियान जो है बहुत लूज स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोन बना रही हूँ, ये आपकी बोन है बच्चों में, कोई भी बोन है मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब जो भी है मैं ऐसे बोन बना रही हूँ, अब ये उसका पेरियोस्टियम है, ठीक है। तो पेरियोस्टियम और यहाँ पे बोन के जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास एब्सेस बन जाती है, क्योंकि नीचे आपको पता है पायोजेनिक बैक्टीरिया हुआ जो कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो यहाँ पे एब्सेस बन गई है। उसके बाद क्या होता है कि लेटेस्ट स्टेज में वो एब्सेस इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाती है कि वो आपके पास जो ऊपर लाइन ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू है उसको जो है वो इनगल्फ करने लगती है। ओवरलाइंग अगर फॉर एग्जांपल वो एब्सेस रप्चर कर जाए तो जो सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस है वो कॉज करेगी। सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस के साथ ये भी हो सकता है कि वो स्किन में एक साइनस ट्रैक बना दे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसी पिक्चर है कि जिसमें प्रोबेबली यहाँ पे दिखाया हुआ कि साइनस सिम्पटम्स ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस के आपके पास इतना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हुआ कि स्किन से पहले मैंने बताया कि होता है क्यों है। नंबर 1 आपके पास नेक्रोसिस 2 वजह से होगी, एक तो बैक्टीरिया की वजह से नेक्रोसिस हो रही है, दूसरा जब आपके पास यहाँ पे एब्सेस बनी है, ठीक है, तो एब्सेस इतनी ज़्यादा बन गई कि आपके पास जो अंडरलाइंग टिश्यू है ऑलरेडी वो डेड टिश्यू है, डिवाइटलाइज्ड टिश्यू, इसको यहाँ पे हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रम, ठीक है। वो टिश्यू क्यों डेड हो गया है? अच्छा, पहले आपके पास वो सीक्वेस्ट्रम बना क्यों, हम ये बात करते हैं। इस वजह से बना क्योंकि नेक्रोसिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है और सब पेरियोस्टल एब्सेस की वजह से भी इसको इस्कीमिया और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे नेक्रोसिस हो गया और उस डेड वाइटलाइज्ड टिश्यू को यहाँ पे सीक्वेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जब आपके पास यहाँ पे ये हो जाता है कि आपका जो है ना वो एब्सेस रप्चर कर जाती है तो वो स्किन के ऊपर एक चैनल बन जाता है साइनस ट्रैक, पहले तो वो पस ड्रेन करती है, लेकिन उसके बाद वो जो सीक्वेस्ट्रम के क्रम्बल्स होते हैं वो भी ड्रेन करना शुरू हो जाती है। बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन आपके पास एपिफिसिस के अराउंड हुआ होता है ना, जो बोन के एंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा जॉइंट बना और यहाँ पे ये एपिफिसिस है, ठीक है, तो एपिफिसिस के अराउंड इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे जितना भी कार्टिलेज होता है वहाँ पे उसको इफेक्ट कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे सेटोकोसेबरेटिव आर्थराइटिस हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक डिसऑर्प्शन होना शुरू हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है और रिएक्टिव बोन बनती है। वो जो नई रिएक्टिव बोन है उसको यहाँ पे हम इन्वल्क्रम कहते हैं। मैं आपको पहले सीक्वेस्ट्रम दिखाती हूँ
और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इनवल्क्रम बी बन जाती है जो कि नॉन रिएक्टिव बोन होती है। तो ये तो सी क्वेश्चन थी ना जो कि आपका जोन ऑफ इन्फेक्शन था। इनवल्क्रम यहाँ पे हम रेडियोग्राफिकली देखते हैं कि आपके पास इनवल्क्रम बी बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ना कि आपके पास फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि सराउंडिंग में रिएक्टिव बोन होती है, साथ फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन होती है, तो वो आपका इनवल्क्रम से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको फुट के नाम में नजर आ रहा है वो बन सकता है, ठीक है। साथ आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट ऑफ द लिम्फोप्लास्टिक सेल्स और प्लाज्मा सेल्स और फाइब्रस मिलेगा। क्लिनिकल फीचर ये होता है कि आपके पास पेशेंट यूजुअली फीवर, मलेरिया, चिल्स सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। लिटिक फोकस आपको यहाँ पे जो है ना वो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग में मिल जाएगा विद द जोन ऑफ द स्क्लेरोसिस। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिटिक फोकस है और जोन आपको स्क्लेरोसिस का नजर आ रहा है। देयर इज अ लिटिक फोकस विद द जोन ऑफ स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये रेडियोग्राफ इसलिए इमेज इतनी क्लियर नहीं है। अच्छा जी, अब हमने बता दिया कि आप इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, दे कैन बी फ्रैक्चर हो सकते हैं, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस होती है, एंडोकार्डिटिस, सेप्सिस, और इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि जो ट्रैक्ट है उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन जाए और इन्फेक्टेड बोन में सार्कोमा बन सकता है। बाकी मैंने बताया कि माइकोबैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता है जो कि टीबी की वजह से होता है। ब्लड बोन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली एक्सटेंड कर जाए, या तो ये हो जाए कि जो रिब्स है उसके थ्रू आपके जो लंग्स है ना उसके थ्रू डायरेक्टली रिब्स में चला जाए, या आपके ट्रैकियोब्रोंकियल नोज के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम में चला जाए, ठीक है। और वही जो भी आपके पास डिस्ट्रक्टिव लीजन होगी वहाँ पे ग्रैनुलोमास बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव और रेजिस्टेंट ये ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं कहता है कि 40% केसेस में जिन लोगों में माइकोबैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलिटिस होता है उसमें यहाँ पे उनकी वर्टिब्रल कॉलम इन्वर्ट होता है, जिसको यहाँ पे हम पॉज डिजीज या फिर ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलोलाइटिस इसको कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्यूमर्स नाउ। तो ट्यूमर्स में आपको पता है कि सबसे पहले हम जो डिफरेंट ट्यूमर लाइक कंडीशंस होती हैं और जितने भी आपके ट्यूमर्स होते हैं ना ये डिफरेंशिएट करे होते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, और एज बड़ा मैटर करती है। जैसे जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो यंग इंडिविजुअल्स में होता है, यूजुअली जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो कहाँ पे होता है, ये आपके नी में ज़्यादा होता है ऑस्टियोसार्कोमा, जबकि जो कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है वो ओल्डर एडल्ट्स में होता है, वो आपके पेल्विक और यानी कि प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा होता है। अच्छा, इनकी वजह से आपने रखना है कि ट्यूमर्स की वजह से जो भी फ्रैक्चर होता है उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, और ऑब्वियसली इनको हम क्लासीफाई करते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर्स वो कहते हैं कि आपकी जो बोन के बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेलिग्नेंट, और जो भी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो फर्स्ट 3 डेकेड्स ऑफ लाइफ में होते हैं, जबकि जो मेलिग्नेंट होते हैं वो यूजुअली ओल्ड एज में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स के हवाले से, जहाँ पे 2 ही मेजर ट्यूमर्स हैं, हमने सिर्फ उनके डिफरेंस की बात करें, हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। एक आपका होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और दूसरा जो है वो आपका होता है ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टोमा। इनकी जो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इनकी जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है वो सेम है, जिसमें ये होगा कि यहाँ पे राउंड टू ओवल मैसेज होंगे, हेमरेजिक ग्रिटी टैन टिश्यू होता है, मैं आपको उनको दिखा देती हूँ। राउंड टू ओवल मैसेज होता है, हेमरेजिक ग्रिटी टिश्यू होता है, ठीक है। और इनके अंदर पता है क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि खासतौर पर जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है इसमें क्या होता है कि ट्यूबैकुलर थिकनिंग हुई होती है। ट्यूबैकुलर होता है वो बहुत ज़्यादा थिकन हुआ होता है इनके इसमें, ओके। इस केस में कॉर्टिकल थिकनिंग हुई होती है, बहुत ज़्यादा कॉर्टिक्स जो है वो थिन हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप नजर आएगा कि आपके पास जो ये पूरा आपका एक एरिया हुआ है यहाँ पे उसको लाइन करे हैं ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। और मतलब हमने कहा कि अंदर आपके पास डेलिकेट इंटरट्यूबैकुलर मेशवर्क है और उसके अंदर आपके ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो कि उसको लाइन करे होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो राइन कर रहे हैं, तो अगेन मैं बता दूं कि राउंड टू ओवल यहाँ पे मैस होता है, वेल सर्कमस्क्राइब भी होते हैं, डेलिकेट ट्यूबैकुलरी होते हैं इंटरवुमन के, जो कि रिम होते हैं बाय द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और ये इनका डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि स्मॉल इन साइज होते हैं, बिनाइन साइटोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है ना, ये कहाँ ये एक तो होता है इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। इसको याद रखो यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है ना उसका बड़ा भाई है, इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो ये वाला टिश्यू होता है ये लॉन्ग बोन्स में ज़्यादा होता है, ये जो होता है ना ज़्यादा आपके पास टिबिया में और फीमर में ये उसमें ज़्यादा डेवलप करता है आपके पास ये होता है, जबकि जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम में ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है। जो आपकी एक्सियल की बोन्स होती हैं एक्सियल उसमें डेवलप करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि आपका कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो इधर प्रेजेंट होता है, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा में कोई भी कॉर्टिकल रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेन एट नाइट होती है, ऑस्ट्रेलिया में ना पेन एट नाइट होती है, और वो जो पेन होती है वो होती है किस वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है, ठीक है। जबकि वो एस्पिरिन लेने से रिलीव हो जाती है, जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन होती है तो एस्पिरिन लेने से रिलीव हो जाएगी, एस्पिरिन उसको रिलीव कर देती है, जबकि यहाँ पे जो पेन होती है वो ऑल टाइम पेन होती है एंड इट इज नॉट रिलीव बाय एस्पिरिन, ठीक है। यहाँ पे एस्पिरिन का कोई ऐसा फायदा नहीं होता। लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसको हम यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से रीड कर सकते हैं, जबकि इसको यहाँ पे एक्सरसाइज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा आपको पता है कि बोन में बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ट्यूमर्स आके ग्रो करते हैं, जैसे माइलोमा लिम्फोमा होता है, लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर जो कि बोन का होता है। इसकी जो है ना वो बाई मोडल एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। एक 20 ईयर्स ऑफ एज में इसकी बड़ी पीक होती है, और दूसरी जो इसकी पीक आती है वो 60 ईयर्स ऑफ एज में आती है, जो कि एक नॉर्मल सी पीक होती है। 10 ईयर्स ऑफ एज में पीक क्यों आती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ स्पर्ट होता है। जब ग्रोथ स्पर्ट होता है तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनमें जो सेल बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो करते हैं ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल फास्टेस्ट सेल ग्रो कर रहा है उसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो ऑब्वियसली कैंसर वाला कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 इसकी होती है, मेन में ज़्यादा कॉमन होता है, और मैंने बताया कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो ये कॉमन होता है इन द मेटाफिजिकल रीजन ऑफ द लोअर फीमर एंड द अपर टिबिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे ने कहा कि आपके पास इसके प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है कि पेनफुल मैस होता है। अच्छा, इसका लो ग्रेड और हाई ग्रेड होता है, लो ग्रेड में हो सकता है सिर्फ मैस, लेकिन हाई ग्रेड में वो पेनफुल मैस होता है जो कि ऐसे ऐसा बढ़ता जाता है। रेडियोग्राफ में आपको यहाँ पे लार्ज डिस्ट्रक्टिव और लिटिक और स्क्लेरोटिक मैस नजर आएगा, डिस्ट्रक्टिव लिटिक स्क्लेरोसिस मैस, ठीक है। अभी हम देखेंगे बहुत कुछ इसमें नजर आता है। तो खैर हमने कहा था कि आपके होता क्या है कि ना इसमें बात का ऐसा होता है कि जो ट्यूमर होता है वो ब्रेक करता है, वो कॉर्टेक्स यानी कि वो ब्रेक्स होता है कॉर्टेक्स, ये आपके पेरियोस्टियम को लिफ्ट कर देता है, तो इसकी वजह से पेरियोस्टियल यहाँ पे जो है ना वो कॉर्डमन ट्रायंगल बन जाता है, जो आपके पास। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे कॉर्डमन ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक्चर देखो,
ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल को यहाँ पे जूम आउट किया हुआ है कि ये ट्रायंगल है। ये क्यों होता है? ये आपके पास ट्यूमर की एक्सपेंशन की वजह से जब आपके पास वो कॉर्टेक्स के थ्रू पेरियोस्टियम में ग्रो करता है, उसको यहाँ पे कॉर्मेट ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सनबर्स्ट अपीयरेंस भी होती है। सनबर्स्ट अपीयरेंस क्या होती है? जब हमने कहा था कि अब अबंडेंट पेरियोस्टियल न्यू बॉर्न फॉर्मेशन होती है और पेरियोस्टियल रिएक्शन जो होता है ना, उसको यहाँ पे हम सनबर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कॉर्मेट ट्रायंगल और सनबर्स्ट अपीयरेंस ऑस्टियोसार्कोमा में हो तो ये ट्यूमर की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। 4 तरह की म्यूटेशन होती है। आरबी जीन म्यूटेशन हो सकती है। आरबी जीन में अगर सोमैटिक म्यूटेशन है तो 1000 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होता है कैंसर। अगर आपके पास यानी कि आपका जो बाकी जो स्पोरेडिक म्यूटेशन है वो 70% केस में देखिए। TP53 में म्यूटेशन हो सकती है। सीरी के N2A, सीरी के N2A जो होता है ना वो P16 और P14 जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इनको जो है ना वो बनाता है, ठीक है। और ये दोनों वैसे भी नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं सेल साइकिल के। ट्यूमर सप्रेसर जीन में हमेशा लॉस ऑफ म्यूटेशन होता है। सिमिलरली आपके पास MD M2 और सीरी के 4 जो कि फर्दर P53 और आरबी जीन को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, उनमें भी म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। और बाकी हमने बताया था कि आपके पास जो एडोलेसेंट ग्रोथ फर्दर उसमें यहाँ पे बड़ा कॉमन होता है, हमने बता दिया ना, हाँ ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं ना तो ये आपके पास लार्ज एक बल्कि ट्यूमर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें हेमरेज और सिस्टिक डिजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ट्यूमर होता है ये डिस्ट्रॉय करता है सराउंडिंग कॉर्टेक्स को। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मैसिव भी बना देता है और ये एक्सटेंसिवली आपके मेडुलरी कैनाल को जो है ना वो बैरो को पूरा का पूरा रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इस तरह की इसकी ग्रॉस होती है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है टैन वाइट ट्यूमर है जो कि मोस्ट ऑफ द मेडुलरी कैविटी को पूरा फिल कर रहा है। हेमरेज एरिया भी नजर आ रहा है, पेरियोस्टियम को भी लिफ्ट कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यू मैसिव भी बना रहा है, ठीक हो गया। लेकिन जो इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं ना, मैं आपको ढेर सारी डायग्राम दिखाऊंगी। उसमें दो ही चीज़ें सबसे कॉमन है। एक तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो सेल्स हैं इतने ज़्यादा एटिपिकल प्लियोमॉर्फिक सेल्स आपको नजर आ रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनमें आपके पास एब्नॉर्मल माइटोसिस होके वो बिजार सेल्स बन गए हैं। ये बिजार सेल्स हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें यहाँ पे ट्राइपोलर माइटोसिस होती है। मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा इसमें पिक्चर्स है जो कि दिखाने, और यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है ये क्या होता है? कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास यहाँ पे ना मैंने बताया कि ऑस्टियोब्लास्टोमा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हॉलमार्क होती है, दैट इज द ऑस्टियोइड, द डेपोजिशन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड वूवन बोन इन अ लेस लाइक पैटर्न, उसको कहते हैं ऑस्टियोइड, जो कि ये ट्यूमर सेल्स करते हैं। तो दिस ऑस्टियोइड अलॉन्ग विद द प्लेयोमॉर्फिक सेल इज द हॉलमार्क, ठीक है। आगे बहुत सारी फीचर्स हैं। अभी आपको जैसे आपको पता है कि बोन इस तरह से होती है कि ये ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट है जिसने रिजॉर्प्शन प्लेट बनाई होती है और यहाँ पे आपके ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपके पास यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट अपना जरा मल्टी न्यूक्लियर सेल, ये मैं नॉर्मल दिखा रही हूँ, ठीक है, और बोन होती है, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास फीचर है ना कि ऑस्टियोब्लास्टोमा का फीचर है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टोमा में क्या होता है कि आपके पास सेंटर में एक नाइडस होता है, नाइडस होता है और यहाँ पे आपके पास जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक कॉर्टिकल जो है वो बोन बन जाती है, जो मैंने शुरू में बताया ना बिनन की वो है, तो आपको थिक कॉर्टिकल बोन नजर आ रही है, ठीक है। और ये आपका नाइडस होता है जो कि ऑस्टियोब्लास्टोमा में होता है। मैंने कहा था कि नाइडस में आपके पास यहाँ पे वो यहाँ पे आपके पास वही सेंट्रल नाइडस होता है जहाँ पे मीसेंकाइम होता है, मतलब आपके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेसिंग पैटर्न में, और ये आपको ट्रोबैकली नजर आता है, बोनी ट्रोबैकली, ठीक है। उसको सराउंड करे होते हैं ब्रोनी ट्रोबैकली रिम होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट से, ये आपको नजर आ रहा है। अब ये जो है वो आपका सिमिलरली ऑस्टियो यहाँ पे सार्कोमा आ जाएगा। ऑस्टियोसार्कोमा में क्या होता है कि ये ट्रोबैकुलर नेटवर्क है यहाँ पे और ये आपको ट्यूमर पड़ा हुआ है। अब ट्यूमर को हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। जब आप जूम करके देखा तो आपको नजर आए कि यहाँ पे हाईली प्लियोमॉर्फिक सेल नजर आ रहे हैं जिनकी अजीब अजीब साइज है और अजीब अजीब शेप है, बिजार न्यूक्लियस है और वास्कुलर इन्वेजन भी है, नेक्रोसिस भी हुई, और लेकिन साथ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रियल मटेरियल भी डिपोजिट हुआ है जो कि आपका पिंक से कलर का मटेरियल है। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रियल मटेरियल नजर आ रहा है। यहाँ पे भी ये जो दो मेजर फीचर्स होते हैं कि प्लियोमॉर्फिक हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर सेल्स विद द ऑस्ट्रियल मटेरियल इज एक्चुअली द हॉलमार्क ऑफ द ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है।